एक शानदार स्टोरी आप सबके बीच में आ रही है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। मिसेस स्वाति मौर्य जी आप सबके बीच में आ रही हैं अपनी स्टोरी लेकर के। बहुत बहुत वेलकम है स्वाति जी। स्वाति जी, सुन पा रही हैं आप? थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। वेलकम वेलकम। सर्वप्रथम मैं ऊपर वाले को चरण वंदन नमन करते हुए आज मैं मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उसका एक बहुत उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक पैनल तले हम लोग इतने सारे लोग हैं, लेकिन उस पैनल को बनाने वाले जो हैं मिस्टर टीसी छाबड़ा सर, जो मैं उनको अगर इंसान कहूँ तो कम है, लेकिन वो देवता स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। तो मैं सर्वप्रथम मैं उनको चरण वंदन नमन करती हूँ। और आज हमारे पूरे टीम के जो महागुरु हैं मिस्टर डीके सिंह सर, जो वो भी इतने विजनरी पुरुष हैं कि आज कहीं भी जाते हैं तो सारे लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं। तो सर की चरणों में मैं चरण वंदन नमन करती हूँ। हमारे जितने महागुरु हैं सभी का मैं चरण वंदन नमन करती हूँ। और जितने हमारे लाइफ लाइन हैं मैं सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन नमन करती हूँ। और नाम मेरा स्वाति मौर्य है, मैं दोस्तपुर सुल्तानपुर से हूँ। आज ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, इन सब का श्रेय मेरे गुरु मिस्टर रमेश वर्मा सर को जाता है। मैं उनके भी चरणों में चरण वंदन नमन करती हूँ बार बार, क्योंकि कहते हैं कि जब तक किसी इंसान के जीवन में गुरु ना हो तब तक वो इंसान शुरू नहीं होता। ये बात कब पता चली? 40 साल के बाद पता चली। जब तक मैं अपने माँ बाप के गोद में रही, माँ बाप ने भी सिखाया, विद्यालय गई, वहां भी टीचरों ने भी सिखाया, सब कुछ बताया, लेकिन नहीं, वो ये चीज नहीं पता चला कि गुरु होना जरूरी है। ये तो पता चला, लेकिन ये नहीं पता चला कि इंसान शुरू कब होता है। जब सही गुरु उसके जीवन में आता है तब वो इंसान शुरू होता है। तो ये चीज यहाँ पे आने के बाद पता चला, इसलिए पूरे आरसीएम परिवार को फिर से एक बार नमन मैं करती हूँ। और मेरा एक मेरी फैमिली, मैं अपने मैके की बात करूं, क्योंकि एक स्त्री जो होती है उसके लिए दो घर होता है। तो मैं पहले अपने पहले घर की बात करूं तो मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरे दो भाई, हम तीन बहनें। ये मेरा परिवार अभी है मौके पे, लेकिन पहले मेरा परिवार बहुत बड़ा था। लमसम 40 लोग हमारे फैमिली में थे, बहुत लंबी फैमिली थी। उस टाइम पे हमारे घर पे बहुत गरीबी थी, बहुत प्रॉब्लम था। इसलिए जैसे इंसान का बैकग्राउंड होता है उसी हिसाब से जो है उसकी शादियां भी उसके परिवार वाले करते थे। आज का डेट वो नहीं रहा, लेकिन पहले था ऐसा। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमारी भी शादी हुई और मैं ससुराल आई, तो जो हिसाब किताब वहां था वही हिसाब किताब यहाँ भी था। चलिए कोई नहीं, नो डाउट, अगर हम Recording in progress. गरीबी होना कोई बुरी बात, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं होती है। ठीक है, हम वहां पे गरीब थे तो ठीक है, यहाँ भी है तो सेम वैसे ही फैमिली मिली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एजुकेशन का बहुत प्रॉब्लम था। मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 8वीं तक पढ़ी थी, 14 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। यहाँ आने के बाद मेरी बहुत पढ़ने की इच्छा होती थी, लेकिन पढ़ने के लिए लोग हमको बहुत मतलब समय नहीं देते थे और ना चाहते थे। परिवार बिल्कुल नहीं चाहता था कि हम पढ़ाई करें, लेकिन फिर भी मैंने, बच्चे मेरे हुए, मेरे 4 बच्चे हुए। और चारों बच्चे जब थोड़े से बड़े हुए, 3 साल की मेरी छोटी वाली बिटिया हुई जैसे, वैसे मैंने फिर से अपनी पढ़ाई चालू करी। और उस पढ़ाई चालू करने के पीछे कारण क्या रहा? नेटवर्क मार्केटिंग ही रहा। क्यों? क्योंकि पहले मोबाइल नहीं हुआ करती थी। फर्स्ट टाइम मुझे जब मोबाइल मिली, एक रॉन्ग नंबर आया, उस रॉन्ग नंबर पे मेरी बातचीत हुई। और वो आजमगढ़ के ही रहने वाले थे, उनका नाम मिस्टर मुकेश कुमार जी है, यादव जी। उन्होंने हमको बताया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और पहले मैं बिल्कुल अनजान थी इस दुनिया से, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं था। और उन्होंने एक किताब मुझे रिकमेंड करी थी, जीत आपकी, शिवखेड़ा जी की। मैंने उस किताब को पढ़ी और मुझे जैसे लगा कि दुनिया, सारी दुनिया इसी में समाहित है। और मैं वहां से निकल पड़ी। और धीरे 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 नॉलेज लेते हुए, थोड़ी थोड़ी, कभी कभी ऐसे छोटी मोटी कंपनियों में काम करते करते मैं जो है फिर इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगी। लास्ट टाइम क्या हुआ कि जब हमारे गुरु जी हमारे यहाँ घर पे आए मुझे बताने के लिए, तो जब मैं छोटी छोटी कंपनियों को कभी कभी ऐसे ज्वाइन करती थी या कहीं आना जाना थोड़ा थोड़ा करती थी, तो घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सारे लोग हमको बोलते थे कि कोई काम नहीं करना है। मैंने पढ़ाई भी करी,
फिर से इंटर किया, बीए किया, एमए किया, एनटीटी किया, बॉम्बे आईटी किया, इन सारे डिग्रियों को मैंने बाद में लिया। लेकिन कभी विद्यालय लोग जाने नहीं दिए मुझे। मैं जैसे एग्जाम दे के आती थी, मुझे लोग कहते थे, इतना धूप में मैं तप के आती थी, तो बोलते थे पहले जाओ गाय भैंस को पानी पिलाओ, चारा दो, फिर उसके बाद आके तब जाके पानी पियो। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि अगर इसको हम पीड़ित करेंगे तो पढ़ाई छोड़ देगी। लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल वो नहीं दिखता था। मुझे लगता था हो सकता है पढ़ लिख के मैं कुछ हो जाऊं। मैंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, मैंने निकाल दिया। और उसके बाद मैंने घर पे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे 40,000 रुपया दे दीजिए, मैं जो है बीएड करूंगी। अगर काश मैं उस टाइम पे की होती तो आज मैं टीचर होती। लेकिन नहीं, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता था कि स्वाति किसी के अंडर में रह के काम नहीं कर सकती। कोई उनको हुक्म बजा के काम करवाए वो नहीं कर पाएगी। ये चीज वो जानता था, शायद इसीलिए मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अंततः क्या हुआ कि जब हमारे गुरुदेव हमारे घर पे आए और बोले कि स्वाति तुम इस काम को करो, मैंने कहा सर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे घर वाले हमको इतना पीड़ित कर दिए हैं कि अब हम कोई काम नहीं करेंगे, हम सब कुछ छोड़ दिए हैं, अब हम जीवन में कोई काम नहीं करेंगे। वो बिल्कुल 3 साल लगातार हमारे घर पे आते रहे। उनको लगता था कि स्वाति एक हीरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब यहीं पे खत्म हो चुकी है। उनकी जूती घिस गई आते आते। लेकिन नहीं, उनको भी लगता था ऐसा, और उन्होंने ऐसा किया। लास्ट टाइम जिस दिन मेरी आईडी लगी थी, उस दिन हमने अपने गुरुदेव को अपने घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया था। मैंने कहा दोबारा मेरे घर दिखाई दिएगा ना तो अच्छा नहीं होगा, आप यहाँ से चले जाइए, दरवाजा खुला, जाइए यहाँ से। मैंने सर को धक्का देके भगा दिया था। लेकिन कहते हैं होता वही है कि जो खुदा चाहता है वही होता है, जो मंजूर खुदा होता है वही होता है, अगर होना होता है तो। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मेरी जिज्ञासाएं जगने लगी। क्यों? क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे डैडी कहा करते थे, मैं पढ़ के आती थी, मुझे एक बार मदर टेरेसा जी का बुक चैप्टर मिला, मैं पढ़ के आई। मैंने कहा पापा, कहे क्या? मैंने कहा पापा मुझे मदर टेरेसा बनना है। कहे बेटा तुम इतनी छोटी सी और तुम मदर टेरेसा की बात करती हो, कहाँ से तुमने सुन लिया? मैंने कहा पापा मेरा एक चैप्टर मिला था, एक दिन मैं पढ़ के आई, मुझे जो उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक चैप्टर मिला। मैंने कहा पापा मुझे फ्लोरेंस नाइटिंगेल बनना है। बोले बेटा तुम इतना अच्छा नाम ले रहे हो, मुझे नाम लेना नहीं आ रहा, ये है कौन सी चीज? मैंने कहा पापा आप नहीं जानते हो, ये जाती है हॉस्पिटल में, नर्स हैं और जाके मरीजों की सेवा करती हैं। मेरी बहुत छोटी थी मैं फोर्थ में पढ़ रही थी, तब की बात थी। तभी से मुझे एक जिज्ञासा थी कि मैं ये सब काम करूं, लोगों की सेवा करूं, कहाँ तक क्या करूं, मतलब बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे अंदर थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरी सारी जिज्ञासाएं मिट गई थी। लेकिन जब मैं आरसीएम में आई तब मेरी सारी जिज्ञासाएं जग गई और मुझे दिखने लगा। जब मुझे पहली बार गुरुदेव ने कहा कि स्वाति आज डीके सर जी का जो है मीटिंग, और तुम चाहे जैसे चली आओ। मैंने कहा सर जी कैसे आऊं, घर से बहुत दिक्कत है। कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि तुम चली आओगी। और मैं वहां से निकली और सीधा चली गई। जब मैं वहां पहुंची और डीके सर को जब मैंने सुना, मुझे जैसे लगा कि मैं बारूद हो गई वहां पे। और वहां से मुझे मेरी सारी इच्छाएं जग गई। मुझे लगा कि अब मैं कभी रुकूंगी नहीं। और मैं वहां से जब आई तो जैसे घर पे पहुंची नहीं थी, उसके पहले बच्चों का फोन आया, मम्मी पापा आ चुके हैं, अब आप कैसे आओगी? मैंने कहा बेटा कोई नहीं। और ये आधे घंटे से आके पूछ रहे थे बार बार कि कहाँ गई, कहाँ गई। फिर मैं आई, मेरी एक दोस्त है शीला, मैं उसके घर पे गई। मैं वहां जाके अपने कपड़ों उपड़ों को सब उतार दिया, मैंने अपना बैग वहां पे रखा, उसकी पुरानी साड़ी पहनी, और उसके बाद से फिर मैं अपने घर पे एंट्री करी। फिर भी घर पे आने के बाद डांट खाई, कहाँ गई थी? मैंने कहा शीला के घर गए थे। जो है इन कपड़ों में मैं कहाँ जाऊंगी, देखो मैंने चप्पल भी नहीं पहन रखे हैं। इस तरीके से बार बार जब भी डीके सर जी आते थे, गुरुदेव मुझे बुलाते थे और मैं जाया करती थी। सेम टू इसी तरीके से हर बार बहाना लगा के जाया करती थी। एक बार ही हम पकड़े गए थे और मेरे जेठ का लड़का था, लेके आ रहा था, रास्ते में हमारा इनका मतभेड़ हो गया। इन्होंने फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर के यहाँ, ये जाके डॉक्टर के यहाँ चेक करके आ गए और नहीं पाए वहां पे। और रास्ते में ही हमारा मतभेड़ हो गया। वो कह रहा आंटी रोको। मैंने कहा ये पिटवाएगा क्या मुझे? यहाँ पे नहीं रोकना है, चल घर पे पिटते हैं। फिर उसके बाद घर आई, जल्दी से आके अंदर घुस के दरवाजा बंद कर ली। पूरे पूरे 8 घंटे तक दरवाजा नहीं खोल रखी थी। तो इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग करी। और उसके बाद से जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर इन्होंने जो कभी 10 रुपया देते थे तो वो भी देना बंद कर दिया, क्योंकि नहीं दूंगा तो ये बाहर नहीं जाएगी। लेकिन वही कहते हैं ना कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। कोई भी चीज ठान ले तो मुझे करना ही, चाहे जैसे करना पर करना है। मुझे अम्बेडकर नगर में टीम डालना था, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं जाती थी, जहाँ टैक्सी खड़ी होती थी उसी से 10 कदम आगे जाती थी, और वहां पे जितने भी हमारे भाई लोग जाते थे मैं सबको हाथ देती थी। कोई ना कोई रोक ही देता था। मैं बोलती थी कि पीजीआई में मेरा कोई भर्ती है, प्लीज मुझे लेके चले चलो।
ऐसा करते करते एक दिन एक आदमी मिला और मुझे जब थोड़ी दूर लेके गया तो बोला, मैडम आप फ्रॉड करती हो। मैंने कहा क्यों? बोला कि यही शब्द बोल के एक दिन आप मेरी गाड़ी पे बैठी थी, आज फिर बैठ गई। मैंने कहा भैया यहाँ चाय की दुकान होगी तो रोकना। रोका। मैंने उसको सारी बातें बताई। उसने कहा मैडम आप मेरी ज्वाइनिंग लगा दो। और तब से वो आज तक खरीदारी करता है, बेशक कोई काम नहीं करता। इस तरीके से मैंने वहां पे अपनी टीम बनाई। और आज के डेट में ये मुझे नहीं देखना पड़ता कि मेरे पास भाड़ा है कि नहीं है। आज मैं इतना यहाँ से सब कुछ मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द पहले था। दर्द ये था कि हर महिला, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती थी, और न होती है। इस बात का मुझे तब भी दर्द था, लेकिन आज नहीं है। और इसके लिए मैंने आरसीएम को चुना। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अगर बेटी अपने बाप के घर में हो तो अपने पिताजी के नाम से जानी जाती है, जैसे पति के घर में आती है तुरंत अपने पति के नाम से जानी जाती है। 9 महीना पेट में बच्चा हम रखते हैं, पैदा करते हैं, पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। उस दर्द को उसी माँ से फिर से पूछिए ना, वो कभी नहीं बयां कर पाएगी। लेकिन जैसे धरती पे बच्चा आता है तुरंत फलाने को लड़का, फलाने को लड़की हुई है, इस तरीके से लोग नाम देते हैं। सारा दर्द हम सहते हैं, घर का पूरा देखभाल हम करते हैं। एक बार एक स्त्री को हटा दीजिए ना, पता चल जाएगा कि घर चलता कैसे है। लेकिन उसी स्त्री का ना कहीं कोई नाम नहीं होता। इस बात का मुझे दर्द था, लेकिन आज नहीं, आज फक्र होता है कि आज मेरे चौराहे पे कोई जाए, मेरा नाम लेके पूछ ले मुझे स्वाति के घर जाना है, तो सारे लोग पहुंचा देंगे। अच्छा वो आरसीएम वाली स्वाति, हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे चले जाइए। इस तरीके से हमको जो है आज लोग जानते हैं। और आज आज मेरे पास सब कुछ है, घर है, परिवार है। आज घर वाले भी ऐसा नहीं है। अभी हमारे हस्बैंड यही बगल में बैठे हैं, अभी मोबाइल तेज करके चला रहे थे, मैंने कहा थोड़ा स्लो कर लीजिए। इतनी हिम्मत पहले नहीं थी। पहले अगर मैं बोल देती ना, मुझ में ताकत नहीं थी कि मैं उनसे कोई बात, कोई शब्द बोल सकती थी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि हमारे उनके कभी झगड़े नहीं हुए। हमारी 31 साल शादी के हो गए, कभी हमारे झगड़े नहीं हुए हैं। लेकिन 3 दिन चूल्हा नहीं जला था जब आरसीएम को हमने स्टार्टिंग किया था। तलाक तक मेरी नौबत आई थी, लेकिन मेरा जिद था कि मुझे करना है। बहुत, अभी सर ने बताया ना कि हर जगह मैं गई, बात सही है, मैं जाती हूँ, लेकिन अब भी मुझे जाने का अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे कोई काम करने वाला नहीं है। मेरे पति कैंसर पेशेंट है, मैं उनकी सेवा के लिए खुद नहीं अब जाना चाहती। क्यों? क्योंकि पति परमेश्वर होता है, अगर वो है तो सब कुछ मेरा है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी मेरा नहीं है। इसलिए जो है मैं उनकी सेवा के लिए बराबर लगी रहती हूँ। मैं कहीं जाना खुद भी नहीं चाहती। लेकिन ये है कि आरसीएम में लग के जो आज तक मैंने प्राप्त किया है, आगे भी चल के मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल चाहे धीरे करूंगी, चाहे तेज करूंगी, चाहे कुछ भी करूंगी, लेकिन आरसीएम से मैं अभी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे पास घर है, परिवार है, समाज है, सब कुछ है। अब नाम शौहरत सब कुछ मुझे मिल गया है, लेकिन अभी यहाँ पे मेरी भूख नहीं मिटेगी। क्यों? क्योंकि अपने लिए किए तो क्या किए। अभी मैं यहाँ से तमाम सारी लड़कियों की शादी करवाऊंगी अपने ही। जब जब मैं यहाँ की लड़कियों की शादी करवाऊंगी, सबको पता चलेगा, अपने ही मंच पे करवाऊंगी। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार दूंगी। घर घर जाके एक एक आदमी को मैं स्वस्थ करूंगी। सबको बताऊंगी कि आप हमारे यहाँ का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको यहाँ से एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। दुनिया में सबसे बड़ा स्वास्थ्य ही होता है। इस चीज को लेकर आज मैं जेल में, मैं जानती हूँ। इसलिए जो है स्वास्थ्य ही धन है। मैं घर घर जाके इस बात को बताऊंगी और कभी नहीं रुकूंगी। मैं बराबर आज भी रहती हूँ फील्ड में और बराबर रहूंगी, चाहे मुझे कोई भी लेबल आ जाएगा। लेकिन मुझे सुकून मिलता है सबके बीच में बैठने का, सबके पास जाने का, सबके दुख दर्द को सहने का। ये सब चीजों को देखती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। उनके दर्द को बांटना चाहती हूँ मैं, और आरसीएम को घर घर में पहुंचाना चाहती हूँ। और आने वाले कल में एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जितने भी इसमें भाई बहन लगे हैं, सबको कहीं ना कहीं उनको ये दिखेगा कि हाँ स्वाति क्या थी और क्या हो गई। और मेरी जितनी बहनें हैं, मैं अपनी सारी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी थकना नहीं, हारना नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है, अगर एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा पीड़ादायक समय है, तो हम धरती का कोई काम कर सकते हैं। हमसे मजबूत कोई नहीं है। लेकिन फर्क इतना है कि अगर हम चाहेंगे तभी वो काम होगा। हमारा प्लान कुछ भी चाहे, अगर हम नहीं चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम नारी हैं। अभी कल ही जो है हमारे
मिस्टर दिनेश चौधरी सर जी आए थे और कल ही अभी बताए हैं कि सारा डिपार्टमेंट हम ही को मिला है। तो बात तो सही है, सारा डिपार्टमेंट हम ही को मिला है, लेकिन हम लोग जब चाहेंगे तब मिला है, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि नारी सब कुछ बना सकती है और सब कुछ बिगाड़ भी सकती है। मुझे लगता है कि मेरा टाइम हो गया है। अगर मुझे इस तरीके से पोर्टल पे रखा जाएगा, मैं कल ही अभी गुलाटी सर से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा सर क्या मेरी स्टोरी 20 मिनट में हो जाएगी? तो उन्होंने कहा बेटा शॉर्टकट में कर लेना। तो सब मिला जुला के जो कुछ भी मुझे समझ आया मैंने आपको दिया। और मुझे लगता है कि अब मेरा समय हो गया है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर से अपने सभी गुरुओं को मैं चरण बंदन नमन करती हूँ। बाकी अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज जो भी कुछ मुझे मिला है, इस पोर्टल पे आने का जो सौभाग्य मिला है, वो मिरकन मॉर्निंग का देन है। बहुत ही अच्छा लगता था, लोग यहाँ पे आते थे तो मैं देखती थी, तो मेरी भी जिज्ञासाएं जगती थी कि कब मैं यहाँ पे आऊंगी। और आज गुरुओं के माध्यम से, अपने लाइफ लाइन के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि हर इंसान को कोई ना कोई जो भी काम करना होता है, आदमी का अपना क्यों जब क्लियर होता है तभी करता है। तो मेरा क्यों ये है कि मेरी जिद है, मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ तो मैं जिद से करती हूँ, और जो ठान लेती हूँ उसको मैं करती ही जरूर हूँ। तो कहते हैं कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। थैंक यू, धन्यवाद। जय आर से